बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम आगाज करते हैं अपने आज की लैब का। और आज हम एपीआई का थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। अच्छा, एपीआई बेसिकली क्या होती है? इंस्टॉलेशन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं। पहले आप सॉफ्टवेयर बनाते थे और उनके साथ इंटरेक्ट करते थे, और इंटरेक्ट करने के बाद कोई ना कोई उनसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा रहे होते थे। अच्छा, तो वो जो फंक्शनैलिटी होती थी ना, उसको परफॉर्म करवाने के लिए यूजर का होना बड़ा जरूरी होता था। अब चूं चूं जमाना बदलता गया और चीजें मजीद से मजीद एडवांस होती चली गई और उनमें एडवांसमेंट आना शुरू हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो रिक्वायरमेंट एस्टेब्लिश हुई वो ये थी कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पॉसिबल की जाए, और जो आपके सिस्टम्स हैं वो ही दूसरे सिस्टम से इंटरेक्शन स्टार्ट कर दें। बजाय इसके कि एक बंदा बैठ के सिस्टम को कोई कमांड दे, कोई बटन दबाए, कोई चीज इनपुट दे, उसकी जगह जो आपके सिस्टम्स हैं वही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लें, और जो भी उनकी काम है वो पूरे हो जाए, सो दैट हम ऑटोमेशन की तरफ जा सकें। ठीक है। तो अब वो जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन थी ना, उसके लिए एपीआई एस्टेब्लिश की गई, जिनको पहले नॉर्मल लोग यूज करते थे। ठीक है। और देन फिर उनको सिस्टम्स ने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो एपीआई से बनता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये बेसिकली एक इंटरफेस, जैसे हमें यूजर को एक जीयूआई की फॉर्म में इंटरफेस मिलता है जिसमें हमको बटन लगा होता है, उसको दबाते हैं, कोई टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें हम इनपुट देते हैं। इसी तरह इन्होंने भी एक इंटरफेस देना शुरू कर दिया एप्लीकेशन को प्रोग्रामेटिकली मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो हम आज देखेंगे फास्ट एपीआई को। फास्ट एपीआई एक लेटेस्ट और ग्रोइंग किस्म की एक एपीआई का एक फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ तरह की एपीआई डेवलप कर सकते हैं। ओके। अच्छा, इस एपीआई को चलाने के लिए हमें पाइथन चाहिए, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि आप सबके पास पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। तो अगर आप सबके पास पाइथन इंस्टॉल है, तो आप पाइथन माइनस माइनस वर्जन करके देखें आपके पास पाइथन का जो वर्जन है उसकी कमांड ये चल रही है, ताकि हम अगले स्टेप पे जाएं। तो सब लोग अपने अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाके पाइथन माइनस माइनस वर्जन की कमांड रन करके मुझे ओके कर दे, ताकि हम इससे आगे बढ़ सके। अच्छा, अब पाइथन की मुसीबत यह है कि पाइथन एक बड़ी फास्ट ग्रोइंग किस्म की ना एक लैंग्वेज है। इसमें बड़ी तेजी से चेंजेस आ रही होती है, वर्जन आ रहे होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि आपने प्रोग्राम आज बनाया, तो आज आप ये जो आपके सामने वर्जन की इंफॉर्मेशन आई है 3.13 और वट एवर, आपका प्रोग्राम इस वाले वर्जन पे बेस होगा। थोड़े दिनों के बाद इसका 3.14 आ जाएगा, 4.1 आ जाएगा, 4.10 आ जाएगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जिस वक्त आप इस प्रोग्राम को आज से 1 साल के बाद चलाएं तो शायद वो ना चले, क्योंकि वो कहे कि यार इसमें तो फलाना वाला फंक्शन ही डेप्रिसिएट हो गया जो कि आपने यूज किया हुआ है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा होता है डेवलपर्स को कि यार ये जो पाइथन के अंदर वर्जन चेंज होते हैं तो मामला थोड़े से खराब हो जाते हैं। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम ये आता है कि आपने एक एप्लीकेशन डेवलप की किसी हॉस्पिटल के लिए, उसके अंदर आपने पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लिए जो कि उस एप्लीकेशन को चलने के लिए लाजमी थे। फिर थोड़े दिनों के बाद आपने किसी को कोई एआई के हवाले से, कोई डाटा एनालिसिस के हवाले से कोई एप्लीकेशन बना के दी, उसके लिए आपको 4-6 और मॉड्यूल चाहिए थे, पेंडा ठंडा ये वो। ठीक है। आपने वो भी इंस्टॉल कर लिए। अब आपने वो एप्लीकेशन बना के जब एंड यूजर को दी, तो अब आपके पास कोई 25-30 मॉड्यूल इंस्टॉल हुए हुए हैं। तो अब आप ये कैसे बताएंगे कि यार जो एआई वाली एप्लीकेशन वाला बंदा है वो अपने पास ये 4-6 मॉड्यूल इंस्टॉल कर ले ताकि ये एप्लीकेशन उसके पास भी चल सके, और वो जो हॉस्पिटल वाली एप्लीकेशन थी उसको कैसे उन 25 में से आइडेंटिफाई करवाएंगे कि यार कौन से वाले 6 मॉड्यूल इन 25 में से वो हैं जो आप अपने पास इंस्टॉल करोगे तो आपके पास भी ये कोड चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इस काम के लिए जो हम एक प्रोफेशनल वे में काम कर रहे होते हैं वो होता है कि हम पाइथन की इन्वायरमेंट्स बना लेते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास पाइथन इंस्टॉल होगी, ओके फाइन, तो वो तो सब जगह इंस्टॉल होगी, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर रहे हैं उनको कुछ
इन्वायरमेंट्स बना के रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस वाली एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हम दो इन्वायरमेंट बना लेंगे। पहली इन्वायरमेंट का नाम होगा हेल्थ केयर ऐप की इन्वायरमेंट, और दूसरे वाले का नाम होगा डाटा एनालिसिस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो मॉड्यूल जो हमें डाटा एनालिसिस वाली ऐप के लिए चाहिए वो हम उसमें इंस्टॉल करवाएंगे, जो हमारी वो वाली इन्वायरमेंट बनी है डाटा एनालिसिस ऐप वाली। और जो हेल्थ केयर वाली चीज होगी उसको हम हेल्थ केयर वाली में करवाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी एक तो जो एनवायरमेंट है उसके अंदर मॉड्यूल्स की क्लटरिंग नहीं होगी। ठीक है, अलग अलग होंगे, जिस एनवायरमेंट में जिस तरह का काम चाहिए वही वाले सिर्फ मॉड्यूल इंस्टॉल होंगे। अभी हम क्या करने लगे हैं, अभी हम अपने पास जो पाइथन इंस्टॉल हुई है उसके अंदर हम कुछ एक नई इन्वायरमेंट्स बनाना सीख रहे हैं कि वो इन्वायरमेंट्स कैसे बनाते हैं किसी खास काम के लिए। ठीक है, तो इन्वायरमेंट बनाने के लिए जो कमांड होती है वो होती है पाइथन -m VENV और इन्वायरमेंट का नाम। ठीक है, जब हम ये वाली कमांड देंगे तो वो जो भी हमने यहाँ पे नाम दिया होगा ना, ये वो वाली इन्वायरमेंट हमें आपके सिस्टम में बनाकर दे देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर अभी एक इन्वायरमेंट बनानी है जिसका मैंने नाम रखना है MyENV, तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा पाइथन -m VENV और आगे MyVENV, यानी कि जो नाम था वो मैंने दे दिया। ये क्या करेगा कि ये मेरे कंप्यूटर में एक नई इन्वायरमेंट बना देगा प्रोग्रामिंग के लिए, इसका नाम होगा MyENV। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से ये वाली जो कमांड है ये चला लें, और उसमें कोशिश ये करें कि नाम सेम रखें ताकि ये ना हो कि आगे जाके किसी पॉइंट के ऊपर आपने कोई नाम अपनी इन्वायरमेंट का कुछ और रखा हुआ हो तो गड़बड़ ना हो। तो हमने चूंकि आज जरा टाइम कम होता है तो हम समझने के लिए इसको इसी तरह लेके चलेंगे। तो आप ये वाली कमांड जल्दी से चला लें, तो आप सबके पास ना एक नई इन्वायरमेंट बन जानी चाहिए। किसी और कुछ चीज समझ ना आ रही हो तो यहाँ पे मैंने उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। देखिए मैंने यहाँ पे dir किया, डायरेक्टरी ली, तो मेरे पास यहाँ पे इस डायरेक्टरी में कुछ भी कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। फिर मैंने अपने पास ये वाली कमांड दी पाइथन -m VENV MyENV, तो उसने कोई एरर कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब है इसने नई इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी। उसको जब मैं दोबारा यहाँ पे dir करूंगा तो देखिए यहाँ पे उसने एक नया फोल्डर बना दिया है जिसका नाम है MyENV का। इसका मतलब है कि उसने एक नई इन्वायरमेंट इस फोल्डर के अंदर बना दी है। ठीक है, एक मिनट है आप लोगों के पास, अब जल्दी से पाइथन -m VENV वाली कमांड चला के अपने पास एक नई इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें। इन्वायरमेंट बन गई सबकी? dir करके ना चेक भी कर लो कि उसी नाम का एक फोल्डर बन गया होगा आपके करंट वाले फोल्डर में ना, तो इस उसके अंदर वो सारी फाइल्स होंगी जो इन्वायरमेंट की अपने पास स्टोर कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ना ये इन्वायरमेंट सिर्फ बनी है, इस तरह से करके आप मल्टीपल इन्वायरमेंट बना सकते हो कि मेरी पाइथन की मतलब फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर की ऐप है तो उसकी इन्वायरमेंट एक बना ली। ठीक है, इसी तरह अगर कोई डाटा साइंस का काम करना है तो माई DS इन्वायरमेंट, इस तरह से करके आप मल्टीपल इन्वायरमेंट बना सकते हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आपने काम करना है किसी एक खास मकसद का, तो आपने वो वाली इन्वायरमेंट एक्टिवेट करवानी है जो आप ऑलरेडी बना चुके हो। उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि आप वो जो बेस फोल्डर है वहां पे जाके जहां पे आप अभी ऑलरेडी हो, आप ये वाली कमांड दो, इन्वायरमेंट का नाम /script/activate। ठीक है, जैसे अभी हमने MyENV के नाम से अगर इन्वायरमेंट बनाई है MyVENV, तो आप यहाँ पे रहते हुए कमांड दोगे MyVENV/script/activate। तो इससे क्या होगा कि आपकी वो इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगी। और पता कैसे चलेगा कि आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके शुरू में इन्वायरमेंट का नाम आना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि अब आप जो भी काम करेंगे वो उस वाली इन्वायरमेंट के अंदर जाकर स्टोर हो रहा है। और स्टोर होने से मुराद ये है कि जो आप कोड लिखोगे वो वहां जाके स्टोर नहीं होगा। एक्चुअली जो आप चीजें इंस्टॉल करोगे, जो मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे, वो बेसिकली उस एनवायरमेंट में जाके स्टोर होंगे। कोड आपका वहीं पड़ा होगा जहां पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। ठीक है, इन्वायरमेंट का ताल्लुक है आपकी जो इंस्टॉलेशन हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, उसके हवाले से है। तो आप लोग जल्दी से ये एक्टिवेट वाली कमांड चला लें। नीचे डीएक्टिवेट वाली कमांड है, जगह कम थी तो मैंने दोनों एक ही जगह दे दी है। तो आपने एक्चुअली MyVNV स्क्रिप्ट और एक्टिवेट की कमांड लिखनी है, तो आपके कमांड प्रॉम्प्ट के शुरू में इन्वायरमेंट का नाम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि आप लोग अब उस इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हो, और कल को जब अपना काम खत्म कर लो और आपने इस इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट करना है, तो आप इसी तरह से सारी कमांड लिख के एंड में एक्टिवेट की जगह डीएक्टिवेट दोगे तो वो चीज खत्म हो जाएगी। बेटर ये है कि भी प्रैक्टिस कर लो डीएक्टिवेट लिख के भी,
तो देखो वो जो नाम है वो खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको डीएक्टिवेट करो, दोबारा सेम कमांड दो, सिर्फ एक्टिवेट की जगह डीएक्टिवेट लिख देना, तो वो नाम गायब हो जाएगा। और दोबारा से एक्टिवेट भी कर लो, तीसरी बार दोबारा से एक्टिवेट कर लो, ताकि अब जो हम अगला काम करें तो सारा इन्वायरमेंट के अंदर जा रहा हो। ठीक है, तो सबकी इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गई है। ग्रेट। अब आपके शुरू में कमांड प्रॉम्प्ट के ये वाला नाम आना चाहिए आपकी वी इन्वायरमेंट का। क्या हुआ यार, नाम अभी फिलहाल माई वीएनवी लिख लो ना, कंसेप्ट समझो ना। ठीक है, बस इसी के अंदर हम काम करते हैं। अब इस माई वीएनवी में हम क्या करेंगे, हम फास्ट एपीआई इंस्टॉल करेंगे। तो फास्ट एपीआई सिर्फ आपके सिस्टम पे तब मिलेगी जब आप इस वी इन्वायरमेंट के अंदर होगे। जब इससे बाहर निकलोगे तो फास्ट एपीआई आपके सिस्टम से गायब हो जाएगी, बिकॉज हम फास्ट एपीआई को इस सिस्टम में इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इस इन्वायरमेंट में। ठीक है, क्लटरिंग से बचने के लिए। ओके, अच्छा आप लोगों ने कमांड लिख लेनी है, लेकिन चलाएगा सिर्फ इसहाक और तूबा दिलशाह। ठीक है, तुम दोनों ने ये वाले काम करने हैं। तूबा वो है ना, उसका भी तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा? मुनज़्ज़ा है। चलो आज हम मुनज़्ज़ा और इसहाक को सेट करते हैं। मुनज़्ज़ा और इसहाक, आप दोनों ये पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई वाली कमांड लिख भी लें और उसके बाद एंटर भी दबा दें। बाकी सारे लोग सिर्फ कमांड लिख लें, अभी एंटर ना दबाएं, ताकि पहले इनके पास डाउनलोड हो जाए, तो आप लोगों को फिर डाउनलोड होने में टाइम नहीं लगेगा। आपकी वो मतलब कैशे से उठ के यहाँ जो उनका वेब सर्वर है वहां से आ जाएगी। ठीक है, तो हमने कमांड चलानी है पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई, और आपकी होगी। ठीक है, बाकी लोग एंटर भी दबा दें अब। ठीक है, पिप बेसिकली इसका पैकेज मैनेजर होता है पाइथन का, और इसको आप जो भी मॉड्यूल का नाम देते हो ये उसको इंस्टॉल कर देता है। तो जब आप पिप इंस्टॉल और फास्ट एपीआई दोगे तो ये आपके इस एनवायरनमेंट के अंदर फास्ट एपीआई को इंस्टॉल कर देगा, फास्ट एपीआई का मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद हमें इसको चलाने के लिए यूवीआई कॉर्न चाहिए होता है, एक वेब सर्वर टाइप चीज है। तो आप अगली कमांड ये वाली भी लिख के चला दो। इसाक आप तो सारी कमांडें चलाओ। ठीक है, अच्छा आपने अगली कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल यूवीआई कॉर्न, फिर उसके बाद पिप इंस्टॉल एच टी टी पाई, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, और पिप इंस्टॉल एच टी टी पी एक्स। इन सारी कमांडों को आप वन बाय वन चला के जल्दी जल्दी से इंस्टॉल कर लें। छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, कुछ कुछ किलोबाइट के हैं, तो ये होपफुली आपके विद इन 1 और 2 मिनट्स वरना इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो सब लोग ये तरतीब से जितनी भी कमांड्स हैं, पिप इंस्टॉल पिप इंस्टॉल पिप इंस्टॉल, ये जल्दी से चला लें। होगी इंस्टॉलेशन कंप्लीट या रुकी भी है? यार आज तुम बी इन्वायरमेंट में हो, है तो यहाँ पे कमांडर चलाओ ना। जो तुम्हारी सारी होगी, सारी कमांड्स। ओके फाइन, मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आपने ये सारे पिप इंस्टॉल्स कर लिए हैं, और अगर किसी ने नहीं किया तो अगले वाले स्टेप्स में जाके फंस जाएगा। इसलिए आपके पास मजीद 1 मिनट है, काइंडली ये सारी कमांड्स चला लें, वरना अगले वाले स्टेप पे आपको इन मॉड्यूल्स के ना होने की वजह से एरर आना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी ने ज्यादा वेरिफिकेशन करनी है तो उनको दोबारा चला ले, कोई इशू नहीं होगा, वो कह देगा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अब हम करने जा रहे हैं फास्ट एपीआई में काम।
फास्ट एपीआई करती क्या है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। फास्ट एपीआई बेसिकली हमें वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ये टारगेट करती है वेब एपीआईज को, और ट्रेडिशनल वेब कंटेंट वाली एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। इसकी परफॉर्मेंस बड़ी हाई है, इसके अंदर डेवलपमेंट आसानी से हो जाती है, और आपकी कोड की क्वालिटी भी निस्बतन ज्यादा बेहतर होती है। अच्छा, इसके अंदर काम कैसे होता है? पाइथन में हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करवा लेते हैं फास्ट एपीआई का मॉड्यूल। हम कहते हैं फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। तो जो फास्ट एपीआई है ये छोटा सा लिखा हुआ है, और इसके अंदर FAPI बड़े हैं, तो आपने इसी तरह से चीजों को लिखना है वरना एरर आएगा। ठीक है, ये जो सेंटेक्स में ना, इस केस का बड़ा ख्याल रखना है, स्मॉल केस में क्या चीज लिखी हुई है और फास्ट उस वाले में। ये सारा काम हम किसी नोटपैड में कर रहे हैं, या वो जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसके अंदर कर रहे हैं, किसी IDE में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेना है, या अगर आपके पास नहीं है तो बेशक नोटपैड में पेन कर लो। ठीक है, और खोलने के बाद हमने एक फाइल सेव करनी है, वो ली जिसका नाम होगा helloworld.py। इसमें H और W को देख लेना कि W इसके अंदर कैप्स में है। ठीक है, तो helloworld.py ये फाइल आपने सेव करके उसके अंदर जल्दी से ये वाला कोड टाइप कर लें। ठीक है, मैं साथ साथ आपको कोड एक्सप्लेन करता रहता हूं। होता यह है कि जब भी आपने फास्ट एपीआई का कोई प्रोग्राम बनाना होता है, तो आप सबसे पहले तो फास्ट एपीआई का मॉड्यूल अपने उस प्रोग्राम में इंपोर्ट करवा लेते हो। फिर आप एक ऐप नाम का इंस्टांस बनाते हो, जो कि बेसिकली फास्ट एपीआई का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये जो कमांड लिखी हुई है ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई, और आगे वो ब्रैकेट्स में 3 नंबर लाइन, ये बेसिकली ऐप नाम का एक इंस्टेंशिएट कर रहा है फास्ट एपीआई के ऑब्जेक्ट। फिर आप इसको बताते हो कि जो ऐप है @ लगा के, इसके अंदर आपने गेट करना है /hi को, और जब भी आपको ये /hi कहीं से मिले, यानी कि जो आपका वेब इंटरफेस है वहां पे अगर कोई बंदा /hi कॉल करता है, /hi ये वाला समझ लें आप, URL कॉल करते हैं आपका /hi, तो आपने ये नीचे वाला फंक्शन चला देना है। और नीचे हमने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम है ग्रीट, और वो रिटर्न कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसमें आप ये क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ भी लिख दें, कोई टेंशन नहीं है, अपना नाम लिख दें, कोई टेंशन नहीं है। तो जो भी आप नाम लिखेंगे तो होगा ये कि ये बेसिकली फास्ट एपीआई एक ये वाला सारा काम ये कोड कर रहा होगा। ये क्या करेगा कि जब भी आप इस कोड को किसी वेब सर्वर पे रन करेंगे, और उस वेब सर्वर का जो भी एड्रेस होगा उसमें वो बंदा /hi कॉल करता है, जैसे आपका लोकल होस्ट /hi, ठीक है, 127.0.0.1 /hi, या मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल www.example.com/hi, तो जो भी रूट के ऊपर /hi का URL कॉल करेगा तो उसको ये हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट रिटर्न हो जाएगा, उसको हेलो वर्ल्ड वहां पे लिखा हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां तक ये सारा फास्ट एपीआई का कोड है। अभी जो नीचे चीज है ना, ये नीचे चीज, ये वाला जो कोड है वो ये काम कर रहा है कि हमने इस कोड को चलाना भी है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है कमांड से चलाएं, लेकिन नॉर्मली जो प्रोफेशनल तरीका है वो बार बार कमांड से यूवीआई कॉल को एग्जीक्यूट करके एक वेब सर्वर का इंस्टांस क्रिएट करके, यूआई कॉर्न एक बेसिकली वेब सर्वर है जो फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बजाय इसके कि हम हर बार कमांड लाइन से वो यूवीआई कॉर्न चलाते और उसमें ये वाली चीजें लिखते, हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने ये आखिरी 3 लाइन ऑफ द कोड लगा दी। ये 3 लाइन ऑफ द कोड क्या कर रही होती है, वो कहती है कि अगर आपका जो नेम है वो मेन है तो आप क्या करो, इंपोर्ट करो यूवीआई कॉर्न को रन कर दो, और रन करते हुए इसके अंदर हेलो वर्ल्ड की जो ऐप हमने इंस्टेंशिएट की हुई है इसको चला दो, और अगर इसमें कुछ चेंजेस आती हैं तो इस ऐप को रीलोड भी कर दो। ये जो तीसरी वाली जो आखिरी 3 लाइन है ना, इनको आप एज इट इज फिलहाल कॉपी पेस्ट कर लो। इनका फायदा ये होगा कि जब आप सिंपली पाइथन का प्रोग्राम रन करोगी तो यही प्रोग्राम आपका यूवीआई कॉर्न वेब सर्वर भी चला देगा, उसके अंदर इस हेलो वर्ल्ड वाली ऐप को लोड भी कर लेगा, और अगर इसमें आप कुछ चेंजेस करते हो तो आपको इसको दोबारा चेंज करने की, दोबारा से चलाने की जरूरत नहीं होगी। ये उसके ऊपर नजर रखेगा बेसिक कोड के ऊपर। जब भी आप इस कोड के अंदर कुछ चेंजेस लाओगे और सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन को दोबारा से रीस्टार्ट कर देगा। ये तीनों काम हमारी इन 3 लाइनों की वजह से हो जाएंगे।
ये आपकी आसानी के लिए है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों में से किसी ना किसी ने ये कोड लिख लिया होगा। इसाक लिख लिया है? तो यार अपने ग्रुप पे शेयर कर दो ताकि किसी ने अगर नहीं लिखा तो वहां से कॉपी पेस्ट कर ले, ठीक है। हम चलते हैं आगे। नहीं यार, पॉज कैसे डाल दें? नहीं तो इनसे पता चलो ना शायद। ये पीछे नए लगे ना, इनसे ऑन नहीं होंगे, किसी और पे बैठ जाओ, अपने वाले पे करो ना। नेट इनसे पूछो कि सर हम इसके पीछे तार लगा लें अपने वाले कंप्यूटर के, अभी तो कंप्यूटर बंद पड़े। यार बहुत अच्छे। नहीं तो इनमें से ना एक बच्ची अपने पास इंपोर्ट कर लो जिसके पास चल रहा हो, तो उसके साथ तुम ना ऑब्जर्व कर लो, कम से कम आइडिया तो हो जाएगा ना क्या हो रहा है, ठीक है कि किस तरह का काम कर लो, जगह चेंज कर लो, आगे पीछे की याद हो। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमने चूंकि वो जो आखिरी 3 लाइंस थी, उन आखिरी 3 लाइंस में वो वाला काम कर दिया था कि जब भी हम अपने पाइथन का कोड चलाए तो ऑटोमेटिकली वेब सर्वर भी चलना शुरू हो जाए। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अपने पाइथन का प्रोग्राम रन करेंगे। पाइथन का प्रोग्राम रन करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है पाइथन स्पेस, तो उसके बाद उस प्रोग्राम का नाम होता है। तो देखो हमने जो ही यहाँ पे ये वाली कमांड दी पाइथन और आगे हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, उसने क्या किया, उसने सर्वर को इनिशिएट किया, सर्वर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया वेब सर्वर का। उसके बाद उसने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, और आपके इस यूआरएल के ऊपर http://127.0.0.1 यानी कि लोकल होस्ट, उसकी 8000 पोर्ट के ऊपर उसने वेब सर्वर को रन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब अगर आप अपना ब्राउजर खोलें, वेब ब्राउजर, और उसमें आप ये वाला यूआरएल लिखिए http://127.0.0.1:8000 पोर्ट का नाम, और आगे स्लैश हाई हमारा वो यूआरएल था जो हमने एप्लीकेशन में प्रोग्राम किया था, तो आपको वो बता देगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप लोग उसकी जगह इस ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक भी कर दो तब भी ये ब्राउजर खुल जाएगा। ये जो हमारा नए वाली विंडोज है इनके अंदर ये जो कमांड लाइन होती है ये इंटेलिजेंट होती है, तो इसके ऊपर अगर आप लेके जाएंगे माउस, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे क्लिकेबल फीलिंग आएगी माउस के पॉइंटर की। तो आप चाहे यहाँ क्लिक कर दो, चाहे अलग से ब्राउजर खोल के इस वाले यूआरएल को विजिट करो, तो आपको ये वाला कोड चलता हुआ नजर आ रहा होगा। इसका मतलब है हमने अपनी फास्ट एपीआई इंप्लीमेंट कर ली और उसके अंदर इस कोड को रन भी कर लिया, ठीक है। तो कमांड इसको चलाने के लिए पाइथन और आगे प्रोग्राम का नाम है, और जिन लोगों ने अभी तक कोई कोड पूरा लिखा नहीं है वो यहां से जल्दी से लिख लें। इस कोड की मदद से हमने एक यूआरएल के अगेंस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। इस तरह से करके हम अपनी पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐप डॉट गेट गेट पे हमने हाई दिया था, इसी तरह हम एक और नया फंक्शन बना ले, वहां पे हम लिख दें ऐप डॉट गेट और हेलो, और उस हेलो के केस में हम क्या करवाना चाह रहे हैं प्रोग्राम से वो लिख दें। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम ऐप डॉट गेट क्रिएट कर दें, और क्रिएट के अगेंस्ट उस फंक्शन में कोई चीज क्रिएट करवाना चाहे तो क्रिएट करवा सकते हैं, डिलीट करवाना चाहे तो डिलीट करवा सकते हैं। इस तरह से इस प्रोग्राम के अंदर रहते हुए फास्ट एपीआई के अंदर रहते हुए हमने सिंपल वो जो अपने यूआरएल्स हैं उनको यहाँ पे ऐप डॉट गेट वाली लाइन में प्रोग्राम करते रहना है, और उसके नीचे जो उनसे हमें फंक्शन परफॉर्म करवाना है वो यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। तो इस तरह से करके हम अपने पूरी के पूरे प्रोग्राम को एपीआई की फॉर्म में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, और उसके बाद जब भी हम रेलेवेंट यूआरएल को कॉल करेंगे तो उस यूआरएल के नीचे फंक्शन में आपने जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये हमारी फास्ट एपीआई की सबसे बेसिक लेवल की इंप्लीमेंटेशन है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम से कोई काम करवा रहे हैं। और उसको चलाने के लिए फिर पाइथन और आगे उस अपनी पाइथन की फाइल का नाम देंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगा। एक आपका मसला सॉल्व हुआ, लिख रही हो, फास्ट एपीआई सॉल्व कर लिया, नहीं किया? अच्छा चलो, आपके पास एक कोड देखने के लिए 1 मिनट है, या मैंने इसाक से कहा था कि वो उसके ऊपर भी कर दे? तो तुमने अगर व्हाट्सएप वेब खोला है तो वहां से कॉपी पेस्ट कर लो, है। लिखने में टाइम ज़्यादा नहीं होगा ना, क्योंकि फिर कहीं से कोई टैब शैब छोड़ दिया ना तुमने तो गड़बड़ कर दोगे, पर टैब की वजह से चलेगा नहीं। तो वो देखो इसाक ने किया हुआ तो यार व्हाट्सएप वेब के थ्रू कॉपी पेस्ट कर लो। हाँ भाई कि सबके चल पड़े हैं, क्या हुआ? क्लास में कहा था? क्लास में थी?
कहाँ से यही पूछ रहे हैं? अच्छा, क्या हो गया? यूवी यूवीआई है लड़की, यूवीआई लिखा हुआ है। तुम लोग सारे वो जो ना हैरी पॉटर बहुत देखते हो, तो वो हैरी पॉटर में यूनिकॉर्न होता है, यहाँ पे यूवीआई कॉर्न है। स्पेलिंग का ख्याल रखो। लोकल होस्ट कॉलन 8000 888 स्लैश आई, स्लैश आई भी है। अब देखो नॉट फाउंड का मतलब नहीं, आगे स्लैश आई लिखना है, एच आई। अबे हाई भी लिखना है यार, स्लैश एच आई। कोड खोलो, यहाँ पे लिखना है ना है, यहाँ पे हेलो लिख देते तो हेलो में चला जाता। What? जो आपने यहाँ यूआरएल दिया होगा वही चल रहा है। ब्राउज हुआ, ब्राउज भी हो गया ना, बस ठीक है। हाँ, एरर किसको आ रहा है, क्या आ रहा है? आगे आगे करो, आगे आगे कुर्सियाँ आगे आगे कर लो, मुनज़्ज़ा आगे करो थोड़ी सी। आप बताओ क्या मसला। मैंने कहा था कैप्स का बहुत ख्याल रखना है। मैंने सीधा हेलो वर्ड दे दिया, हेलो डब्ल्यू बड़ा है। जहां जहां पे केस है ना, जहां पे गड़बड़ करोगे काम खराब करोगे। कमांड में ये देखो, यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ लड़के, ये देखो तुमने ना यहाँ पे इसका नाम क्या लिखा हुआ है, हेलो, डब्ल्यू बड़ा है, ओ आर एल डी है, ठीक है। तो इसका जब इंस्टांस बनेगा उसके अंदर भी हेलो बाकी छोटा है, डब्ल्यू बड़ा होगा। अगर वहां छोटा लिख दिया तो उसको वो फाइल नहीं मिलेगी, वो इंस्टांशिएट नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। इसमें वही सारी बातें एक्सप्लेन हुई भी हैं, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने लिख दी है कि अगर आप लोग कोई पॉइंट मिस कर गए हो तो आपको यहां से वही सारी चीजें मिल जाएं जो मैंने अभी आपको जबानी बताई हैं। इसके अंदर आप बेसिकली इस लाइन के अंदर एक हाई नाम का यूआरएल क्रिएट कर रहे हो, जिसको आप बाद में एक्सेस करोगे तो उसके नीचे फंक्शन में जो काम लिखा हुआ है वो हो जाएगा। अभी आपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था रिटर्न, तो वो काम हो रहा था। अगर इसी जगह और पूरा 50 लाइन का कोड लिख दोगे तो वो वाला काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये एच के ऊपर हमने इसको गेट, एच के अंदर 4 तरह के ऑप्शंस होते हैं, बल्कि 4 नहीं होते, 6 होते हैं कम से कम, वैसे 8-9 होते हैं, ठीक है। तो एच में आप किसी प्रोग्राम के साथ जब कम्युनिकेट करते हो एच के ऊपर रहते हुए, तो आप गेट कर रहे होते हो, पुट कर रहे होते हो, पोस्ट कर रहे होते हो, डेल कर रहे होते हो, इस तरह से करके काफी सारे फंक्शंस होते हैं। अभी हमने उनमें से एच का गेट वाला फंक्शन इंप्लीमेंट किया है इसके अंदर। तो हमने कहा है कि ऐप के ऊपर जब कोई बंदा आपको गेट वाला हेडर भेजता है, गेट वाला कमांड भेजता है, उसमें हाई को एक्सेस करते हैं, तो आपने ये वाला काम करना है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको चलाने के लिए इस फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन को आपको कोई वेब सर्वर चाहिए जहां पे आप इसको होस्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, उस होस्टिंग के लिए आपको जो वेब सर्वर चाहिए वो है यूवीआई कॉर्न। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको कमांड लाइन से, जो जहां पे भी आपने एप्लीकेशन सेव की है उसके बाद आप जाके इसको कमांड लाइन से इनिशिएट करो। उसका तरीका ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि अपने यूआरएल के ऊपर आप लिखते हैं यूवीआई कॉर्न स्पेस लेके हेलो कॉलन ऐप, फिर माइनस माइनस रीलोड देते तो ये चल पड़ता। लेकिन हमने उसकी आसानी के लिए ये वाला काम किया कि हमने अपने कोड के अंदर ही आखिरी 3 लाइनों में इस यूवीआई कॉर्न को इंपोर्ट भी कर लिया और उसके बाद उससे एप्लीकेशन भी रन करवा ली। तो उसका फायदा ये हुआ कि हम सिंपल अपना पाइथन का प्रोग्राम जब रन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यूवीआई कॉर्न का एक इंस्टांस बनाता है, उसके बाद हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी कर देता है, ठीक है ना। तो इसका हमें बेनिफिट हो रहा है। हाँ, तो ये कहा लेकिन तो मुझे टक्कर ना मारे कोई मस्ती, ठीक है? अच्छा, अब जैसा कि हमने बात की थी कि एपीआई का हमें क्या फायदा होता है, एपीआई का हमें ये फायदा होता है कि हम इसको प्रोग्राम टू प्रोग्राम कम्युनिकेशन भी करवा सकते हैं। तो हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या प्रोग्राम टू प्रोग्राम कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है एपीआई में कि नहीं होती, ठीक है। तो हम अब ये करने लगे हैं कि हमने जो अपनी एपीआई डिप्लॉय की हुई है और वो भी चल रही है और हमें रिस्पॉन्स दे रही है, उसको हम प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक कमांड होती है कर्ल की। कर्ल क्या करती है कि किसी वेबसाइट को, किसी वेब रिसोर्स को एक्सेस करती है और उसकी आउटपुट आपको ला के दे देती है।
तो अगर हम कर्ल की कमांड लिखें, कर्ल लिखे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, एक नया कमांड प्रॉम्प्ट खोल लो, उसके अंदर कर्ल लिखो और आगे यही वाला यूआरएल दे दो, सिंपली कर्ल स्पेस और यही वाला यूआरएल दो, http:// लोकल होस्ट या 127.0.0.1 कॉलन 8000 स्लैश हाई। तो देखो ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट में भी आपको जवाब दे देगा, वही हेलो वर्ल्ड वाला उसकी आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये वाली कमांड चला लो पहले, सबसे नीचे वाली, जिसमें कोई आप -i वगैरह नहीं दे रहे, सिंपल सिंपल आप इसको कर्ल और आगे यूआरएल दे रहे हो। तो देखो ये आपको उस प्रोग्राम की आउटपुट अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखा देगा। इसका मतलब है कि मैं अब इस एपीआई के इस वाले फंक्शन को दुनिया में कहीं भी बैठ के किसी भी प्रोग्राम में किसी भी लैंग्वेज में कॉल करूंगा तो ये मुझे ये वाली रिटर्न देगी, आउटपुट देगी। मैं एक स्क्रिप्ट की फाइल बना लूं, उसमें इसको कॉल करूं तो मुझे आउटपुट मिल जाएगी। मैं एक सी का प्रोग्राम बना लूं, उसमें सीयूआरएल को कॉल करूं तो मुझे आउटपुट मिल जाएगी। मैं एक और वेब एप्लीकेशन बना लूं, एक और फास्ट एपीआई बना लूं और उसमें ये वाला यूआरएल कॉल करूं तो मुझे आउटपुट मिल जाएगी। इसका मतलब है इस फास्ट एपीआई ने हमारी ना सिर्फ पर्सन टू मशीन कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाई, पर्सन टू मशीन से क्या मुराद है कि मैंने एक ब्राउजर खोला, मैंने उस ब्राउजर में यूआरएल डाला तो उसने मुझे आउटपुट दी, बल्कि हमें तुमने वो बंद कर दिया होगा, तुम्हारे पास दूसरा वाला कमांड प्रॉम्प्ट है, तुमने बंद तो नहीं कर दिया वेब सर्वर। मैं देखता हूं। अच्छा, इसने हमें क्या किया कि अब हम इस यूआरएल को, फास्ट एपीआई के इस यूआरएल को कहीं से भी कॉल करें, किसी दूसरे प्रोग्राम से भी कॉल करें तो ये हमें ये वाली आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। दिखाओ कहां नहीं चल रहा तुम्हारा, प्रोग्राम कहां चल रहा है, तो तुमने बंद कर दिया। मैं तुम्हें कह भी रहा हूँ, ये देखो ये तुमने बंद किया हुआ है, इसको छोड़ो, नीचे करो, मेरी बात पूरी ध्यान से सुनो। नीचे ये प्रोग्राम चला लियो, अभी चलेगा, ठीक है, अभी चल पड़ा। अब नया खोलो कमांड प्रॉम्प्ट, तो उसमें ये लिखो ना, तो तुमने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया तो किसको चला रही हो। अब यहाँ पे लिखो ये कर्ल और आगे वही वाली -i को भी छोड़ो, स्पेस HTTP पूरा लिखो, ठीक है। वो प्रोग्राम चलेगा ना, नीचे देखना है तो कुछ होगा अभी जब तुम एंटर करोगे, लोकल होस्ट कॉलन 8000 शाबाश स्लैश हाई, एंटर करो। नॉट रिजॉल्व HTTP, नहीं तुम्हारा रिजॉल्व नहीं हो रहा। एनीवे देखो किसी और के पास चल रहा है, किसी और के पास चल रहा होगा, तुम्हारा ना अभी प्रोग्राम वहाँ पे चला तो है, लेकिन तुम्हें ना बड़ी सारी चीज़ें दिखा रहा है, अजीब अजीब सी। हाँ ये देखो आ गई ना, तो देखो नीचे उधर वेब सर्वर ने कहा है कि मेरे पास किसी ने कनेक्ट भी किया। देखो अभी मैं एक और एंटर मारता हूँ, अभी देखना एक और लाइन, देखिए दूसरा कनेक्शन बना, तीसरा कनेक्शन बना। तो आपका वेब सर्वर चल रहा होगा तो दूसरी वाले कमांड प्रॉम्प्ट है जो आप इसको चलाओगी ना तो वो कनेक्शन बनेंगे, ठीक है। अब आप ब्राउजर में खोलो तो देखो वहां पे तीसरी लाइन भी आ जाएगी, ब्राउजर में रिफ्रेश करो ना तो वहां देखना अपने वेब सर्वर में जाके वहां तीसरी लाइन आ जाएगी कि किसी ने मुझे कनेक्ट किया। आप देखो जरा तीसरी लाइन आ गई होगी, वहां जाके चेक करो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, दूसरा वाला, तो देखो वहां पे 3-4 लाइनें होगी, ठीक है। तो वेब सर्वर आपका रिस्पॉन्ड करेगा, चलेगा, तो तब ये वाले काम एक्टिविटी सारी है, ठीक है। तो हमने अपने सिस्टम में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी इनेबल करवा ली कि हम जब कर्ल के ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट से सर्वर को एक्सेस करके अपना काम करवा रहे हैं, तब हम किसी भी जगह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं सवाल लेता हूं, तुम्हारा याद रख लो। अच्छा ये तो था ना कि हमने स्टैटिक किस्म का कोड दिया था कि हमने अपने प्रोग्राम में एक यूआरएल को कॉल कराया और उसने हमें हेलो वर्ल्ड कह दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हेलो वर्ल्ड ना कहे, वो कहे हेलो मुनज़्ज़ा। अगर मैं उसको मुनज़्ज़ा कॉल करे तो वो मुनज़्ज़ा को जवाब दे, हफ्सा कॉल करती है तो इसको जवाब दे, फहद कॉल करता है तो इसको जवाब दे, ठीक है। अब हम ये फंक्शनैलिटी अपनी एपीआई में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो देखो आपका यही वाला कोड है, सेम टू सेम वही वाला जो ऑलरेडी चल रहा था। अब आप इसके नीचे सिर्फ ये 9वीं 10वीं और 11वीं लाइन ऐड कर दो, ठीक है। कि 9वीं 10वीं और 11वीं लाइन आपके उसी पुराने वाले कोड में ऐड करने में क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि ये यूआरएल हाई वाला तो चलता रहे तो ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई हाई के बाद आगे कोई और एक्स्ट्रा वर्ड भी प्रोवाइड करे, ठीक है, हु हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे कि इस यूआरएल में हाई के बाद अगर कोई बंदा कोई मजीद इनपुट देता है, इनपुट का हमने साइन दे दिया इन मीडियम ब्रैकेट्स में, हु नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि हाई के बाद अगर कोई बंदा हमें कोई वैल्यू देता है तो आपने ये वाला फंक्शन चलाना है
इसको हु की वैल्यू एज ए पैरामीटर पास करनी है, और अब आपने जो रिटर्न करना है वो करना है हेलो हु, यानी कि हु की जो वैल्यू है। तो जब हम ये वाली 3 लाइंस चलाएंगे, इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और अपनी एपीआई को दोबारा चलाएंगे, और उसके बाद जब हम पुराने वाला यूआरएल हाई वाला एक्सेस करेंगे, तो ये हमें वही हेलो वर्ल्ड की कमांड बताएगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। लेकिन अगर हम यूआरएल में हाई के बाद कोई वर्ड लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमसेट्स लिख दिया, अब ये मुझे कहेगा हेलो कॉमसेट्स। अगर आप यहाँ पे फहद का नाम लिख दोगे, कि आप इस यूआरएल में हाई के बाद स्लैश फहद कहोगे, तो ये आपको कहेगा हेलो फहद। ठीक है, तो फहद जल्दी से मुझे चला के दिखाओ, हेलो फहद। ठीक है, तो आप लोग ये वाला कोड लिखने के बाद इस पुराने वाले प्रोग्राम में सिर्फ ये 3 लाइंस ऐड करने के बाद अपने अपने नाम की प्रैक्टिस करके देखो कि क्या आप लोगों को ये बाय नेम हाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, हेलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अभी तक कोई ऐसा बच्चा है जो किसी स्टेप पे पीछे रह गया हो, तो हाथ खड़ा करे, मैं उसके पास आके इसको जरा धक्का लगा दूं। या सब लोग इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं? सब लोग क्लियर है इस पॉइंट तक? ग्रेट। क्या यही कॉल कब किया? अभी किया, अभी किया। ये तुम्हें ना ये इसको चलाने के बाद ये सेव करो, ये अपने जो कोड है रन करो और दोबारा चलाओ, ठीक है? नहीं नहीं, सेव सेव करके ना, या तो तुमने सेव नहीं किया हुआ, या तुमने ना ये वाला पहले खोला होगा, यूआई कौन बाद में इंस्टॉल किया। जब इंस्टॉल बाद में किया ना, तो वो अभी इसको है, इसको बंद करो ना, बंद करो। नहीं, पूरे विंडो को बंद कर दो ना, पूरा ये कोड ही बंद कर दो। अब इसको दोबारा खोलोगे, अब यहाँ विंडो खोलो। अब चलाओ जरा। नहीं नहीं, अब चलाओ सिंपल। यूं करो, ये इसी जगह पे ना नया कमांड प्रॉम्प्ट खोल दो। ये इधर क्लिक करो, यहीं पे कोड पड़ा है, बाय बाय बाय, यही कोड पड़ा हुआ है। यहाँ ऊपर इसको सीएमडी, सीएमडी इधर ही पड़ा हुआ है ना, इसी जगह पे। ये इधर कैसे करेंगे? मालूम नहीं जाएगी, हाँ सीएमडी। अब यहाँ पे वही पाइथन और आगे हेलो वर्ल्ड करो, अभी चल जाना चाहिए। दोबारा इंस्टॉल, वही जरा पिप इंस्टॉल। अच्छा हाँ, तुम इन्वायरमेंट में नहीं होने लगे, इन्वायरमेंट में हो नहीं, अभी हो नहीं। इंस्टॉल किया था ना, चला कर रही हूँ, चलाओ भी करी यहाँ पे। यहाँ पे एक सीडी स्पेस डाउनलोड का पड़ा हुआ है। इस इन्वायरमेंट के अंदर हो ना, यहाँ पे चला रही हूँ, यहाँ चलेगा, यहाँ इन्वायरमेंट में हो, नहीं हो तो वहाँ पे कैसे चलेगा, वहाँ पे है ही नहीं, इंस्टॉल ही नहीं है। अब चलाओ जरा, ठीक है अब चल पड़ेगा। हाँ बेटा, आपका इशू आ रहा था, क्या मसला बोलो है? कैसे आएगा? ब्राउजर खोलने से आएगा। देखो यूआरएल क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, मैंने मन, इधर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है तुमने यहाँ पर? नहीं लिखा। यूआरएल को ब्राउजर खोल, मुझे हाई भी लिखना है। तो तूने यार इधर कमांड में लिखा है मेरे को, हाँ फ्लैश वाला है। इधर वापस कोड में जाओ, ये तुम्हारे यूआरएल हो गया ना, ठीक है? जो यूआरएल दोगे ना, वो वाला फंक्शन चलेगा। जब वहाँ कुछ भी नहीं दे रहे तो कुछ भी नहीं चला रहा, वो कह रहा है नॉट फाउंड, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? प्रोग्राम दोबारा बन गया। ठीक है, अभी मेरे ख्याल में आप सबको अपना बाई नेम सलाम मिल गया। हेलो हेलो हो गई है सबकी अपनी बाई नेम। गुड। अब हम आते हैं पोस्टमैन पे, तो होपफुली आप सबने पोस्टमैन इंस्टॉल कर लिया होगा। तो जिसने नहीं किया वो जल्दी से पोस्टमैन इंस्टॉल कर ले, और जिसने कर लिया वो उसको ओपन कर ले। कोड दिख रहा है?
अगर इस नेम का नेम है तो यूबीआई और इसका नाम 1.py है लड़की, मैंने इसीलिए कहा हमेशा बेटा बहुत याद रखे, हमेशा जिंदगी में नामों में गड़बड़ ना किया। ये तुम्हारी नाम ही क्या लिखा, एल है कि वन है? इधर वन लिखो, यहाँ पे देखो, इंस्टेंशिएट ही नहीं कर रही ना चीज़ को। ठीक है, जो नाम है वो हेलो वर्ल्ड यहाँ फाइल ही नहीं है, तो इंस्टेंशिएट किसको करेगा? आप चलाओ उधर, वन डॉट ऐप करो। आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारा वो जो है ना, तो तुमने काफ़ी और भी कोई मसलियाँ दी होंगी कि नहीं, तुम्हारा क्या मसला है? नहीं वो तो ठीक है, मसला क्या है? यार मसला क्या है ना, अरे तो पढ़ो ना, लेकिन चलाए हैं? यार ये तुम कौन सी कमांड चला रहे हो? ये जो कमांड तुमने इतनी बड़ी लिखी है, रन फ्रॉम फास्ट, ये कहाँ लिखी हुई है? ये कहाँ लिखी है भाई? खुदा के बंदे, इसका नाम लिखो हेलो वर्ल्ड, सादा सा नाम लिखो, इतनी स्पेसे दे दी उसको मिलेगा ही नहीं। कमांड फॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो, स्पेसे ना डाला करो प्रोग्राम में, सादा शरीफाना खूबसूरत सा नाम लिखो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखो। और बेटा तुम्हारा चल पड़ा, क्या मसला उनसे ही लिखो, मैं पूछ कमांड कमांड क्या है? कमांड आइकन कोड बनना, वो कह रहा है कि फास्ट एपीआई नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ फास्ट एपीआई इंस्टॉल है? पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई दोबारा करो। ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। आगे वो जो 6-8 वो भी इंस्टॉल हुई है, यूवी को ऑन बनता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये क्यों नहीं रन हो रहा? और ये वाली पाइथन की कमांड चलाओ। फास्ट एपीआई, मेरे ख्याल में तुमने ना बड़ा बड़ा लिख दिया, फास्ट एपीआई की स्पेलिंग इस तरह नहीं है शायद। जरा ये देखो, देखो फास्ट में ई एस टी छोटा है, ठीक है। अब जरा चला के देखो तुम, तुम्हारा बेटा दिखाओ काम करते। अच्छा यहाँ तुमने माई में भी चला दिया, वेरी गुड। अब जरा चलाओ ये वाली, हाँ नहीं पे चलो, नहीं चला। अच्छा एक काम करो, तुम ना ये वाली कमांड चलाओ लड़की, ये वाली, तुम ना ये वाली कमांड चलाओ, ये जो ये एक्सटर्नल वाली लिखी है, ठीक है, इसको बाहर से चलाओ। यूवीआई कौन, वैसे खाली लिखो, यूवीआई कौन लिख के एंटर मारो। क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है ना, मतलब यूवीआई कौन कौन है। आगे इसका क्या नाम है, हमारे प्लान का क्या नाम है? हेलो वर्ल्ड ही कर दिया, बट डब्ल्यू छोटा बड़ा है। अच्छा फिर वो ये वाली कमांड लिखो, ये वाली यूवीआई कॉर्न, जो भी तुम्हारा नाम है ना, फलाना डॉट ऐप, सिंपल है, यूवीआई कॉर्न स्पेस और जो भी नाम है, ए डबल एंटर का, बस इतनी थोड़ा आगे भी लोग तो सही एंटर का, सादा वाला चला रहे हैं। चल पड़ा, क्योंकि वहाँ तुमने ना कोई कोडिंग में गलती की हुई है, तो तुमने वहाँ कोड लिखा हुआ है ना, इम्पोर्ट इम्पोर्ट वाला, उसमें गड़बड़। यार मुझे सिर्फ तुम एक बात बताओ इंसान, तुम ना मेरा बीपी ना शूट करवा देते हो। ये वाली कमांड कहाँ लिखी है, रन हेलो वर्ल्ड वाली कमांड मुझे वहां की दिखाओ कि नजर आ रही है? रन की कमांड मैंने कहीं पढ़ाई है आज पूरे दिन में? यार मैं बैठा हूँ, मुझसे पूछ लो यार, रन की तो कमांड ही कहीं भी नहीं है, यार ये मैं पिछले आधे घंटे से बता रहा हूँ, पूरी क्लास इसको रन कर चुकी है इसके बाद। उसे तुम्हें कहा रन करो, तुमने वहां रन लिख के आगे इसको रनिंग स्टार्ट करवा दी यार। कमांड है पाइथन स्पेस, आगे प्रोग्राम का नाम देना है मेरे भाई। यार भाई तेरी नजर कमजोर है यार। इसाक, इसाक के साथ बैठ, उठ जा उठ जा, जल्दी से आ जा, जल्दी से। इसाक, इसाक, ये अंसार को यार तुमने ना बिल्कुल जो है ना लाइन पे लेके आना, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं पूछूंगा तुमसे। इसाक इससे हेल्प लो, और ये तुम्हारी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं पहले से नोट कर रहा हूँ, तुम्हारे काम ठीक नहीं है ना, चीजें गड़बड़ कर रहे हो तुम लैब में, ठीक है। और फिर मसला बनेगा तुम्हारे लिए बाद में, तो इसाक की हेल्प लेनी है। इसाक इंशाल्लाह तुम्हें पूरा के पूरा इस हवाले से वो करेगा। और ये ना इसको आ जाओ आगे फटाफट, चल पड़ेगा तुम्हारा। अच्छा पोस्टमैन चला लिया सबने। पोस्टमैन बेसिकली हमें एपीआई
से इंटरेक्शन करने की फैसिलिटेशन देता है। ठीक है, तो अब ये जो कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट है, कर्ल है, ये चीजें ये हमें ज्यादा डिटेल नहीं दिखा रही होती। अब हम आने लगे हैं पोस्टमैन के अंदर। तो आप सब लोग अपने अपने पास पोस्टमैन को ओपन कर लें। ठीक है, और पोस्टमैन के अंदर आप एक न्यू करके ना, यहां पे ये यहां पे न्यू करें, ये वेलकम को बंद करें। राइट वाली साइड के ऊपर ये जो लिखी हुई आ रही है ना इंग्लिश में, इंग्लिश, इसके ऊपर एक कांटा बना हुआ है, इस कांटे की वजह से इसको बंद कर दें तो ये खाली हो जाएगी जगह। यहाँ पे फिर प्लस का बटन दबाओ तो एक नया खाली किस्म का एक इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा जो कि इस तरह का होगा। ठीक है, तो बंद करो यहाँ से और प्लस करके नया वाला खोलो। ठीक है, और ये जो नया आपके पास मॉड्यूल खुला है ना, इसके अंदर आप उसी वो http://127.0.0.1 और /हाई के बाद हु वाले को जरा ब्राउज करो। नहीं नहीं, उसके अंदर पोस्टमैन के अंदर, पोस्टमैन के अंदर, हाँ कॉपी करो। ठीक है, सेंड करो। तो देखिए आप सबके पास जो है ना, इसका सेम उसी तरह का मैसेज आना शुरू हो जाएगा जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि आपको ये हेलो वर्ल्ड का रिप्लाई दे देगा। और अगर आप इसको हाई स्लैश हफ्जा कर दें, हाई स्लैश फहद कर दें, तो आपको वो आपके नाम वाला रिप्लाई भी मिलना शुरू हो जाएगा पोस्टमैन के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से पोस्टमैन के इंटरफेस के अंदर एक बार इस यूआरएल को चला लो, क्योंकि हम अगले मेजर स्टेप की तरफ जाने लगे हैं। इस तरह के कामों पे आप लोगों की एक लैब की बड़ी असाइनमेंट आएगी, इसलिए आंखें, कान, नाक, गला सब कुछ खोल के इस वाले सेशन को अभी भी प्रैक्टिस कर लो और बाद में भी कर लेना। ठीक है, तो सबका मेरे ख्याल में पोस्टमैन में यूआरएल चल पड़े, उनको रिप्लाई आ गया। आगे बढ़े, तुम्हारा कोई सवाल था? तो हमने यहाँ पे ना, ये मैंने सिंपल दो एग्जांपल्स दिए हैं, जिन लोगों को पीछे से नजर नहीं आ रहा, दूर बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे वही दोनों यूआरएल्स टेस्ट किए, एक खाली हाई वाला और एक हाई के बाद कोई वर्ड देने वाला। तो दोनों सूट तो मैंने टेस्ट कर लिया कि मुझे सफिशिएंट रिस्पांस पोस्टमैन में मिल रहा है कि नहीं। अब हम जाने लगे हैं कि एपीआई के अंदर हम CRUD ऑपरेशंस को कैसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, CRUD क्या होता है? CRUD स्टैंड फॉर क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। तो आप अपने किसी सिस्टम में, किसी डेटाबेस में, किसी चीज में आप जब कोई नई एंट्री डालते हो तो वो क्रिएट वाले कमांड में चली जाएगी। ठीक है, क्रिएट वाले कमरे में आ जाएगी। जब डेटाबेस से किसी टेबल को रीड करोगे तो अपडेट रीड आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करोगे तो अपडेट, और आखिर में डिलीट। तो ये वाले ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं। तो हम एक सैंपल एपीआई बनाते हैं एक एम्प्लॉय की, कि हम कह रहे हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक एपीआई बना रहे हैं जिसने किसी एम्प्लॉय की कुछ वैल्यूज को ऐड करना है, गेट करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है। ठीक है, तो हमारे जो यूआरएल्स बनते हैं ना, वो ये बनते हैं कि हमारा एक एम्प्लॉय का टेबल होगा। उस एम्प्लॉय के टेबल के साथ अगर आप अपने पोस्टमैन में देखो तो इसके शुरू में लिखा हुआ है गेट। तो अगर आप गेट, एक लिस्ट बॉक्स है, गेट पे क्लिक करो तो देखो आपको काफी सारे हेडर्स मिलेंगे। मिल रहे हैं? कौन कौन से हैं? ठीक है, अगर आपने कोई क्रिएट वाला काम करना हो तो उसके लिए हम इसको पोस्ट का हेडर भेजेंगे। ठीक है, डाटा को पोस्ट करवा रहे हैं एपीआई में। जब हम पोस्ट के साथ एम्प्लॉय को कॉल करें तो एक नया एम्प्लॉय बन जाएगा। जब हम गेट के साथ एम्प्लॉय को कॉल करेंगे तो वो जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबकी लिस्ट ले आएगा। अगर हम गेट के साथ एम्प्लॉय के बाद एम्प्लॉय का आईडी भी दे देते हैं तो वो हमें सिर्फ वो वाला एम्प्लॉय लेकर है जिसका आईडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये वही वाली सेम होगी जैसे हमने नाम उसको बताया था हाई के बाद, वो नाम के साथ हमें इंटरटेन कर रहा था। अगर हमने ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को चेंज करना है तो चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए पुट की कमांड यूज होती है, पुट का हेडर। तो हम एम्प्लॉयज के बाद किसी एम्प्लॉय का आईडी देंगे तो उस एम्प्लॉय की आईडी के अगेंस्ट वो इंफॉर्मेशन उसको अपडेट कर देगा जो नई इंफॉर्मेशन हमने दी है।
और अगर हम डिलीट का हेडर यूज करते हुए एम्प्लॉइज के आगे एम्प्लॉई आईडी दे तो उसको डिलीट कर दे, तो ये हमारी एपीआई की फंक्शनैलिटी होगी। ये हमारे यूआरएल्स होंगे जिनको हमने अपने उस सिस्टम के अंदर कोड करना है, प्रोग्राम करना है। ठीक है, जिस तरह हमने हाई का यूआरएल ऐप डॉट गेट हाई, उसी तरह हम कहेंगे ऐप डॉट पोस्ट हाई। ठीक है, इस तरह से हमने करके चलना था। ये हमारा जो बेसिक सा एचआर मैनेजमेंट सिस्टम है आपको सिखाने के लिए, उसके ये इसके लिए आपको ये 5 इस तरह की पाइथन की फाइलें बनानी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली फाइल जो है वो नीचे पड़ी हुई है क्रिएट डीबी की। ये हमने एक बार चलानी होगी, जिसके लिए हमारा जो भी टेबल्स है ना, हम अपनी डेटाबेस के अंदर उन टेबल्स को क्रिएट करवा ले, क्योंकि क्रिएट करवाएंगे तो ऊपर वाले सारे काम चलेंगे ना। क्रिएट कराएंगे, एम्प्लॉई अपडेट करवाएंगे, डिलीट करवाएंगे, रीड करवाएंगे, तो वो रीड किसी डेटाबेस में से होगा। तो उस डेटाबेस में से ये सारे काम करवाने के लिए पहले हमें वो डेटाबेस क्रिएट करवानी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी। अच्छा, तो इसके लिए हम क्रिएट डीबी की कमांड जो है ना उसको चला रहे होंगे। फिर उसके बाद जो हमारी जो बेसिकली डीबी की कनेक्टिविटी है उसको डेटाबेस ऑफ पीवाई मैनेज करेगी। डीबी का सेशन बन रहा है। ठीक है, मॉडल के अंदर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ दैट डीबी आ जाएगा। स्कीमास के अंदर उसका जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है उसकी अगर हमने वैलिडेशन करवानी है, कोई चेक्स लगवाने हैं, तो वो स्कीमास के अंदर आ जाएंगे। और मेन डॉट पी वाई एक्चुअली हमारी वो मेन एपीआई की कॉलिंग की फंक्शनैलिटी वाली फाइल होगी, जिसके अंदर वो स्लैश हाई वाली चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे, उसके अगेंस्ट वो सा फंक्शन कॉल होना है, वो वाला काम करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है कि हमने इसके लिए कुछ और चीजें इंस्टॉल करवानी है। कौन कौन सी? अब आप ये वाली कमांड दोबारा लिख दें, अगर आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं कोई मसला नहीं। आप लिखें पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई यूवीआई कॉर्न, ये आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। एसक्यूएल अल्केमी और पाइडेंटेक्स। ठीक है, एसक्यूएल अल्केमी और पाइडेंटेक्स। पाइडेंटेक्स आपकी वो जो वेरिफिकेशन वैलिडेशन के लिए यूज हो रही होती है मॉड्यूल, और एसक्यूएल अल्केमी आपको पूरा डेटाबेस से इंटरेक्शन का सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो आप ये मजीद 2 चीजें इंस्टॉल कर लें, पिप इंस्टॉल एसक्यूएल अल्केमी और पाइडेंटेक्स। एसक्यूएल अल्केमी और पाइडेंटेक्स। अच्छा, ये जल्दी से इंस्टॉल कर ले। और चूंकि अभी हमारे पास टाइम भी कम है, आप लोगों के सिस्टम भी सादे सादे हैं, तो हम इसके लिए एसक्यूएल लाइट डीबी यूज करेंगे। एसक्यूएल लाइट डीबी एक बड़ा सिंपल सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपको लोकल फाइल के अंदर ही पूरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो आसानी के लिए हम एसक्यूएल अल्केमी में सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। कल आप इसको सबको ओरेकल में, पोस्टवे में, माई एसक्यूएल में, किसी भी चीज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं सेम कोड को। ठीक है, तो आपका एसक्यूएल अल्केमी और पाइडेंटिक इंस्टॉल हो गया। अब लोग कहाँ पहुंचे? लॉगिन नहीं करना, सबसे सादे वाला करना बगैर उसको नीचे यूआरएल दे रहा है, क्लिक करो नीचे नीचे ऐड करो ना, मेरा उंगली लगा के पढ़ के लो, उसको बड़ा करो ताकि मेरे को नजर आना शुरू हो। तो हम क्लिक कर दिया। इसमें ना कंटिन्यू विदाउट अकाउंट ना होना यार, तो हम घर बैठ के बनाने रहते, या तो मुझको ये लेट भी आते हो, प्लस क्लास में भी नहीं थे, और ये वाला काम भी नहीं किया। मैंने कितने मैसेज भिजवाए कि यार इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल कर लो। चीज़ें मिस कर रहे हैं ना, किसका नुकसान हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। चलो भाई, हम आगे चलते हैं, और आप सब लोग या तो इस यूआरएल को एक्सेस कर लें या इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें। तो आपके पास एक ब्राउजर का पेज खुलेगा जिसमें एक जिप की फाइल होगी, तो वो वाली जिप की फाइल डाउनलोड कर लें और अपनी टाइपिंग की स्पीड को भी इंप्रूव बनाएं, ताकि अगली बार मुझे यहाँ पे फाइलें टाइप करके अपलोड करने के बजाय आप लोगों से टाइप करवाने में टाइम ज़रा हमारा जो है ना लगे। ठीक है, तो अगर आप इस यूआरएल पे चले जाए, एसएसडी आपके कोर्स का नाम है, लैब 006 हमारी आज की लैब है, तो अगर आप इसमें चले जाए तो तब भी आपको एक hrm.zip नाम की फाइल मिल जाएगी। तो अगर आप इस यूआरएल को स्कैन करके इसके थ्रू जाएं, क्यूआर कोड के थ्रू, तो तब भी आपको वहां पे एक फाइल मिल जाएगी। इस फाइल को अपने किसी फोल्डर में डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लें। इसके अंदर आपको 4 फाइल्स मिलेगी जिनका भी हमने तस्करा किया था, क्रिएट डीबी, फलान का, ये वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारी कोडिंग आपको बनी बनाई मिल जाएगी। जैसे ये वाली है मॉडल.py,
हम सिर्फ इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एसक्यूएल इन अल्केमी में से कॉलम, इंटीजर और स्ट्रिंग को इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने ये किया कि आसानी के लिए जस्ट हमने टेस्ट लेना है इस चीज को इंप्लीमेंट करने का, तो मैंने इसमें सिर्फ 3 फील्ड्स रखी हैं इस डेटाबेस में एम्प्लॉय के अंदर। कौन कौन सी है, आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और एज है। यानी कि हम इस टेबल में सिर्फ इन 3 चीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो आप अगर सचमुच का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप बेशक इसमें 20 फील्ड डाल लें, 50 फील्ड डाल लें, 10 टेबल डाल लें, 20 टेबल डाल लें, सारे इसी तरह हैंडल होंगे जिस तरह से ये 3 फील्ड्स हैंडल हो रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि आसानी के लिए अपनी डेटाबेस में सिर्फ एक टेबल रखा है एम्प्लॉय के नाम का, और उसके अंदर 4 फील्ड है जिसमें से एक आईडी है और बाकी 3 फील्ड है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ठीक है, तो ये है हमारा मॉडल, ये है हमारी डेटाबेस का एक तरह का स्कीमा, आप समझ लें। ठीक है, तो ये एक खास तरह का इसका फास्ट एपीआई का और एसक्यूएल अल्केमी का एक डिक्लेरेशन का तरीकाकार है, जिसके ऊपर काम करते हुए हम अपने टेबल्स को यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है डेटाबेस डॉट पी वाई। डेटाबेस डॉट पी वाई में हम बताते हैं कि हमारी जो डेटाबेस है वो कौन सी वाली है। माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, पोस्ट्री है, या हमारे वाले केस में एसक्यूएल लाइट है। तो यहां पे हमारी जो भी डेटाबेस होगी उसका हम यूआरएल एक्सेस जो है वो दे देंगे। तो हम इसे बता रहे हैं कि एसक्यूएल लाइट की एक डेटाबेस है जो कि इसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में ये कोड पड़ा हुआ है, इसके अंदर hrm.db के नाम की फाइल है जो कि एसक्यूएल लाइट के ऊपर बेस कर रही है। और इसको हम बता रहे हैं कि आपने इंजन के अंदर क्या करना है, क्रिएट इंजन करना है, डेटाबेस यूआरएल के ऊपर जाना है और उसके ऊपर कुछ हमने पैरामीटर बता दिए कि चेक सेम थ्रेड को फॉल्स कर देना है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया कि एक इंजन बनाया जिसके अंदर हमने डेटाबेस का यूआरएल पास किया, तो उस इंजन के थ्रू ये डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा एसक्यूएल अल्केमी। उसके बाद एक लोकल सेशन बना लिया, उस सेशन का हमने एक इंस्टांस गेट कर लिया। तो जब डेटाबेस डॉट पीवाई की फाइल एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास हमारी जो भी डेटाबेस है उसके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा हमारे प्रोग्राम का। ठीक है, ये सारी कोडिंग हुई हुई डेटाबेस डॉट पीवाई में, आप लोगों के पास ऑलरेडी फाइल्स आई हुई है। फिर स्कीमास डॉट पीवाई है, उसके अंदर वो बता रहा है कि एक्चुअली हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर कौन से टेबल है और क्या स्ट्रक्चर है उसका। वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन हुई हुई हैं कि फर्स्ट नेम की टाइप क्या है, लास्ट नेम की टाइप क्या है, एज की टाइप क्या है। इसी तरह से जो आईडी है वो किसके ऊपर बेस कर रही है, उसकी टाइप क्या है, और इसका ओआरएम मोड जो है वो ट्रू है। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन डॉट पीवाई पे। ठीक है, मेन डॉट पीवाई में हमने क्या किया है कि हमने बेसिकली इन सारी चीजों को इंपोर्ट किया है जो जो हमें चाहिए। उसके बाद हमने अपनी फास्ट एपीआई की एक ऐप के नाम से इंस्टांस बनाया जैसे कि हम पहले बनाते होते थे। उसके बाद हमने डेटाबेस से कनेक्शन बना लिया। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे नोट करो तो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं मॉडल डॉट पीवाई को, स्कीमा डॉट पीवाई को, डेटाबेस डॉट पीवाई को, जो कि अभी हमने अपनी 3 फाइल इसी सेम फोल्डर के अंदर बनाई थी। तो हमने इन तीनों को इंपोर्ट करवा लिया। इंपोर्ट करवाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि डेटाबेस के अंदर जो सेशन था वो क्रिएट करवा लिया। ठीक है, क्रिएट करवाने के बाद हमने कहा कि पोस्ट, अब ये हमारी पोस्ट वाली कोड चल रहा है। ठीक है, पोस्ट वाले कोड में हमने क्या किया कि जब बंदा इस यूआरएल के ऊपर, एम्प्लॉइज के यूआरएल के ऊपर पोस्ट करता है और उसके अंदर स्कीमा के अंदर पूरा एम्प्लॉय का एक वो जो मॉडल है, जो स्कीमा है वो प्रोवाइड करता है, तो आपने क्या करना है, क्रिएट करना है कि एम्प्लॉय उसको इस डेटाबेस के सेशन के अंदर जाके स्टोर करवाना है और इसके बाद आपने कमिट भी कर देना है। कमिट करने के बाद डेटाबेस को रिफ्रेश भी कर देना है और रिफ्रेश करने के बाद आपने वो जो डीबी एम्प्लॉय का एक इंस्टांस बना हुआ है उसको रिटर्न भी कर देना है। ठीक है, ये सारी जो कोडिंग है, हमारा काम एक्चुअली इस कोडिंग के साथ सिर्फ इतना सा है कि इस वाले कोड के बाद जब भी आप एम्प्लॉइज वाले यूआरएल को एक्सेस करोगे पोस्ट के साथ, पोस्ट वाली कमांड के साथ, और उसको प्रॉपर डाटा प्रोवाइड करोगे एम्प्लॉइज का, कि उसका फर्स्ट नेम दोगे, लास्ट नेम दोगे, एज दोगे, तो ये आपकी डेटाबेस के अंदर जाके उस डाटा को कमिट भी करवा देगा, एंट्री भी कर देगा और उसके बाद आपको उसका रिटर्न भी लाके रिफ्रेश करके दे देगा। नंबर 1। उसके बाद ये है गेट। गेट मतलब रीड करना है, आपने एम्प्लॉय को रीड करना है, जितने भी एम्प्लॉय उस टेबल के अंदर पड़े हुए हैं उनको रीड करना है। उसके लिए आपने अगला यूआरएल बना लिया। उसके अंदर आपने कहा कि गेट के थ्रू अगर कोई एम्प्लॉयज को गेट करने की कोशिश करता है
तो आप क्या करोगे, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको डॉट ऑल की वजह से जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको ले आएगा, एम्प्लॉयज के टेबल में डाल, एम्प्लॉयज के एक इंस्टांस में, एक वेरिएबल में डाल देगा और आपको रिटर्न कर देगा। जैसे हमने रिटर्न हेलो वर्ल्ड करवाया था, इस तरह यहाँ पे रिटर्न एम्प्लॉयज जब होगा तो आपकी उस डेटाबेस में जितने भी एम्प्लॉयज का डाटा पड़ा हुआ है वो सारे का सारा आपको एक्सेस हो जाएगा। और अगर आप, एक मिनट में जरा ब्रेक लेता हूँ। ओके, और अगर आप किसी खास तरह के एम्प्लॉय को एक्सेस करना चाह रहे हैं, यानी कि आप सबको एक्सेस नहीं करना चाह रहे, आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक XYZ एम्प्लॉय को एक्सेस करना चाहता हूं, तो आप एम्प्लॉय के बाद अगर उसकी आईडी दे दे 1 2 3 4, तो अगर तो वो आईडी एग्जिस्ट करती है तो आपको सिर्फ उस एम्प्लॉय का डाटा जो है वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप एम्प्लॉय के बाद उसकी आईडी देते हैं यूआरएल में, तो सिर्फ उस एम्प्लॉय का आईडी, जो उस एम्प्लॉय की आईडी का डाटा रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी एम्प्लॉय को अपडेट करना चाहते हैं तो आप पुट की रिक्वेस्ट के साथ एम्प्लॉयज के बाद एम्प्लॉय का आईडी दे दें और उसके बाद उसको एम्प्लॉय के अंदर जो आप चेंजेस चाहते हैं, उसका नाम चेंज करवा रहे हैं, एज चेंज करवा रहे हैं, तो ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं, तो वो उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय का जिसकी आपने आईडी दी है उसके डाटा को अपडेट करवा देगा, नए वैल्यूज के साथ चेंज कर देगा। और अगर आप किसी एम्प्लॉय को डिलीट करवाना चाहते हो तो आप डिलीट की उस हेडर के साथ एम्प्लॉय के यूआरएल में आगे को एम्प्लॉय आईडी देते हो, तो वो क्या करेगा कि अगर वो एम्प्लॉय आईडी आपकी डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है तो उसका डाटा को डेटाबेस में से डिलीट कर देगा और आपको बता देगा एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आपको बता देगा कि एम्प्लॉय नॉट फाउंड। और एंड में हमारी वही आखिरी वाली 3 लाइंस जिसके अंदर आप वो यूवीआई कॉन का इंस्टांस क्रिएट करते हो और उसके बाद उसको रन करवा लेते हो, ठीक है ना। तो ये तकरीबन कोई 65-67 लाइंस का कोड है सिर्फ मेन डॉट पी का, और बाकी जो है वो आपने ऑलरेडी देख ली है। अब आप लोगों ने करना ये है कि आपको ये चारों फाइल्स, मैंने पांचों फाइल्स प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है ना, आप लोगों के पास डाउनलोड हो गई है फाइल्स। इनको उसी फोल्डर में रखो जहां तुम जिस एनवायरनमेंट में अभी काम कर रहे हो, जहां तुमने हेलो वर्ल्ड बनाया था अभी। इन चारों पांचों फाइल्स को वहीं पे जाके प्लेस करो जहां पे तुम्हारा वो हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम जो अभी तुम लोग चला रहे थे, हाय हाय वाला, वो पड़ा हुआ है। ये चारों फाइलें भी वहीं पड़ी होनी चाहिए ना, ठीक है। वहां पे तुम उस एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो ना, कि जहां पे ये फाइल्स, ये सारा आपने भी पिछला वाला काम किया है, तो हम वहीं से इन वाली फाइल्स को रन करवाएंगे। तो इन चारों फाइल्स, पांचों फाइल्स, जितनी भी फाइल्स है जो जिप फाइल से निकली हैं, इनको आप एग्जैक्टली उस फोल्डर में उसी जगह पे प्लेस कर लो जहां पे अभी आपकी वो हेलो वर्ल्ड वाली फाइल पड़ी हुई थी और जहां से भी मुझे चला चला के टेस्ट कर रहे थे। ये करने के बाद ये पुरानी वाली वो जो आपकी चल रही है हेलो वाली ऐप, उसको बंद कर दो और अब पाइथन स्पेस ये जो करंट वाली फाइल है ना, इसको चलाओ। इसका नाम था मेन डॉट पी वाई, तो अब आप चलाओगे पाइथन स्पेस मेन डॉट पी वाई। अच्छा, एक मिनट ओके, मेन डॉट पी वाई नहीं चलानी, मुझे भूल गया, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि चूंकि हम ये फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं ना आप लोग, तो हमने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करनी है। अभी तक हमारी डेटाबेस क्रिएट नहीं हुई भी यहाँ पे, तो आपने वहां पे सबसे पहले चलानी है पाइथन स्पेस डीबी क्रिएट डॉट पी वाई। डीबी क्रिएट डॉट पी वाई चलाएंगे, सिर्फ फर्स्ट टाइम चलानी है, अगली बार हमेशा आप मेन डॉट पी वाई चलाया करोगे। लेकिन अभी तक चूंकि हमारे पास यहाँ डीबी एग्जिस्ट नहीं करती, तो डीबी क्रिएट करवाने के लिए हम सबसे पहले और वंस आपने कमांड चलानी है पाइथन स्पेस डीबी क्रिएट डॉट पी वाई। जब आप ये डीबी क्रिएट वाली फाइल चलाएंगे, देखें मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, मैंने यहाँ पे dir करके देखा तो hrm.db एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा था फाइल नॉट फाउंड। फिर मैंने कहा पाइथन स्पेस डीबी क्रिएट डॉट पी वाई, ये वाली जो कमांड मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कमांड यहाँ चल गई। अब जब मैंने hrm.db को दोबारा चेक किया तो देखें यहाँ पे ये मेरी hrm.db डीबी क्रिएट ने क्रिएट करवा दी, ठीक है। एसक्यूएल लाइट की डेटाबेस मेरे पास बन गई।
ये हमने एक बार बनानी होती है, उसके बाद हमें दोबारा जब ये प्रोग्राम चलाना है तो हमें ये बार बार डीबी क्रिएट चलाने की जरूरत नहीं है। अगर हम चलाएंगे तो हो सकता है वो पुराने वाले डाटा को उड़ा दे और नई फाइल क्रिएट कर दे। तो आपने सिर्फ फर्स्ट टाइम चलानी थी। तो फर्स्ट टाइम जब आप ये डीबी क्रिएट वाली कमांड चलाएंगे तो आपकी उस फोल्डर में hrm.db बन जाएगी। ठीक है, hrm.db जब आपके पास बन जाए, आपने डीबी क्रिएट वाली कमांड चला लें, पाइथन स्पेस डीबी क्रिएट डॉट पी वाई। उसके बाद आपने कमांड चलानी है पाइथन मेन डॉट पी वाई। जब आप मेन डॉट पी वाई चलाएंगे तो आपका वो फास्ट एपीआई का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और हमारी वो जो एम्प्लॉय वाला पूरा एपीआई वो अप एंड रनिंग हो जाएगी। तो आप जल्दी से जरा ये वाला काम कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारा टाइम हो गया है 43 और हमारे पास है तकरीबन 17 मिनट। तो आप लोग जरा लाइट काफी जल्दी जलाओ ना, ठीक है, ये वाली जला दो। अच्छा, आप सब लोग जल्दी से एक तो ये फाइल मेन डॉट पी वाई वाली भी रन करवा लें पहले, डीबी क्रिएट वाली, और साथ अपनी अटेंडेंस भी मार्क करवा लें। आदिल शेख, उसके बाद कमर मोहिउद्दीन, हैदर जमान सत्ती, मोहम्मद अरबाब, अब्बास, सॉरी, राना फहीम, नूरुल एन जहरा, नहीं है, नूरुल एन जहरा होता है, एजाज अली, आमना फारूक, नहीं है, अरीबा कदीर। अच्छा, आप लोगों ने ना मेरे साथ एक बार आई कांटेक्ट बनाना है। हो सकता है कि मुझे आपकी आवाज ना इस रश की वजह से और मैं ऊपर देखूं ना और आपसे आई कांटेक्ट ना बनाऊं, तो इसका मतलब है आपकी अटेंडेंस मिस हो गई है। आयशा सिद्दीका, बस्साम रोमाना सैयद है, बस्साम रोमैसा सैयद, सॉरी, नहीं है, बिस्मा अली, दुआ तैयब, दुआ तैयब नहीं है, ईमान अकबर, ईमान हफीज, हादिया नहीं, हादिया नहीं है, हफ्सा मेहदी, हफ्सा रहमान, इसरा वसीम, इमरान नजीर, किन्जा ईमान, नहीं है, मतीन हैदर, मोहम्मद फहद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अली अहमद, मोहम्मद अली अहमद, मोहम्मद आलियान, मोहम्मद फैजान हैदर, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसन रजा, मोहम्मद हसीबुर रहमान, मोहम्मद हसन याकूब, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद साद नसीर, साद नसीर, मुनज़्ज़ा नईम सत्ती,
नोमान अली, नोमान नहीं है। राना मोहम्मद अब्दुल्ला, राना मोहम्मद मुदस्सिर, रुबाब अरशद, सलमान अहमद, सैयद मोहम्मद अंसार। अंसार तुम्हें मैंने कहा था इसहाक के साथ बैठो। अंसार तुम्हें मैंने कहा था आगे आगे बैठो। सैयदा बनीन बतूल, तूबा दिलशाद, तूबा, यासिर अहमद, जैनुल हसन नासिर। चले, होपफुली आप सबके पास अब ये करंट ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल रेडी होंगी चीजें, और आपकी वो जो वेब एपीआई है रन होना शुरू हो गई होगी, ऐसा ही है। तो अब हम ये करते हैं कि हम जाते हैं अपना जो भी एड्रेस है, यानी कि 127.0.0.1, और उसके बाद /docs। तो फास्ट एपीआई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ये अपने अंदर आपको बिल्ट इन डॉक्यूमेंटेशन भी देता है और एक टेस्टिंग का प्लेटफॉर्म भी दे देता है। तो अगर आप अपने पास ब्राउजर खोलो, ब्राउजर, और ब्राउजर खोलकर उसके अंदर ये अपना यूआरएल लिखो, सिंपल 127.0.0.1:8000/docs, तो आपकी जो भी इस पोर्ट के ऊपर चलने वाली एपीआई है उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने बता देगा कि आपकी इस वाले के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने इसमें गेट इंप्लीमेंट किया हुआ था एम्प्लॉय के यूआरएल पे, पोस्ट इंप्लीमेंट किया हुआ था एम्प्लॉय के यूआरएल पे, गेट एम्प्लॉय के आगे एम्प्लॉय आईडी भी इंप्लीमेंट किया हुआ था, इसी तरह पुट और इसी तरह डिलीट। तो इसने इस एपीआई के अंदर मैंने जितनी भी यूआरएल्स इंप्लीमेंट की हुई है उन सबकी डिटेल मिल जाएगी। तो आप सबने डिटेल्स खोल ली है या नहीं खोली है? खोल ली है, वेरी गुड। अच्छा, इससे तो हमें फौरन से पता चल जाएगा कि अगर आप किसी एपीआई पे जाओ और देखना चाहो कि एपीआई में क्या क्या यूआरएल्स प्रोवाइड कर रही है और उस पर कौन कौन से एक्शन अलाउ कर रही है एचटीटीपी के, तो आपको सिंपल /docs पे जाने से चीजें पता चल जाती हैं। अच्छा, अगर आप इसके इस पहले वाले गेट वाले के इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो ये एरो खुल जाएगा। ठीक है, जब आप खुल जाएगा तो आप देखिए कि इसके अंदर मजीद डिटेल्स आ रही होंगी। ठीक है, वो डिटेल्स आपके सामने कुछ इस तरह से नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो आप क्या करें कि पहले गेट वाले को बंद कर दें और पोस्ट वाला जो सेकंड वाला है ना इसको खोल लें, क्योंकि अभी हम गेट क्या करेंगे जब कोई डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी तो हमने कोई एम्प्लॉय का डाटा डाला ही नहीं है ना इसके अंदर। जब डाला नहीं है तो उसको हम निकाल भी नहीं सकते, गेट भी नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, जो सेकंड वाला है ना पोस्ट वाला, इसके एरो पे क्लिक करो। कर लिया? तुमने पोस्टमैन खोला है? अफजल तुमने क्या? हाँ यार, क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ब्राउजर में जाओ, ब्राउजर करो, ब्राउजर में जल्दी से खोलो। पूरा बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसाक के पास क्यों नहीं बैठता? अच्छा, वो उसके साथ बैठ के सीख तो लेना। भाई ये यूआरएल आपने ब्राउजर में खोलना है, ब्राउजर में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, एच में, किसी ब्राउजर में खोलना है। 127.0.0.1:8000/docs। ठीक है, तो इसका जब आपने सेकंड वाला खोला तो उसके अंदर ट्राई आ रहा होगा। ट्राई आ रहा है, तुमने पहले बटन दबा दिया, ट्राई भी किया ना, तुमने पूरा एक्स्ट्रा बटन दबा दिया। तो बाहर से डॉक्स खोलो, डॉक्स खोलो, डॉक्स सारा आगे से खत्म करो, इसको खोलो। ठीक है, तो आगे एक बटन बना होगा ट्राई इट आउट। वही तो देखना था, सवाल तो गया तो बहुत खुश है। देखना होता है यार, मुझे दुकान ही याद नहीं होता। अच्छा,
तो इसमें आगे ट्राई इट आउट का एक बटन आ रहा है, वो दबा दें तो आपके सामने वो एक छोटा सा नीचे टेक्स्ट बॉक्स खोल देगा। उस टेक्स्ट बॉक्स में वो आपको कह रहा है कि आप जो भी डाटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हो ना, वो आप इसके अंदर एंटर कर दो। दिखाओ कहाँ है? अगर आप लोगों की लैब असाइनमेंट में कोई मसला हुआ ना, तो मुझसे हेल्प की तवक्को ना उस वक्त रखना, क्योंकि अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और आप लोग कर नहीं रहे। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, किसी और के साथ बैठ जाओ जिसने खोला हुआ है, प्रॉब्लम बनेगी ना फिर बाद में आप लोगों को। अच्छा, तो आपने इसके ऊपर ट्राई का बटन दबाया, ठीक है। ट्राई के बाद ट्राई कौन सा वाला खोल रहा है जी। तो आपने यहाँ नीचे रिक्वेस्ट की बॉडी में इसने आपको कुछ ऑप्शन दिए होंगे, वहां पे फर्स्ट नेम में अपना नाम और लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम जो है ना एंटर कर दें। जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, ये देखिए आपने पोस्ट के अगेंस्ट इसको खोला, खोलने के बाद वहां पे एक बटन बना हुआ था ट्राई इट आउट। ट्राई इट आउट दबाया तो उसने आपको ये टेक्स्ट बॉक्स दे दिया रिक्वेस्ट की बॉडी में। उसने कहा कि फर्स्ट नेम में आप कोई डाटा एंटर कर दे और लास्ट नेम में कोई डाटा एंटर कर दे और एज में कोई डाटा एंटर कर दे। तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम और अपनी एज एंटर कर दें। एज एंटर करने के बाद एग्जीक्यूट का बटन दबाएं। जब आप एग्जीक्यूट का बटन दबाएंगे तो आपको ये HTTP का रिस्पांस कोड देगा 200। एग्जीक्यूट करो, नीचे लेके जाओ। ये नीचे आपको कोड दे रहा होगा 200 और उसमें वो आपकी ही दी हुई चीज को रिपीट कर रहा होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जब इसको एग्जीक्यूट का बटन दबाया तो उसने मुझे कोड 200 का मतलब होता है सक्सेस, और आगे रिस्पांस की बॉडी में वही वाला डाटा रिटर्न कर दिया। इसका मतलब है कि मैंने डेटाबेस में अपनी पहली एंट्री कर दी और मैंने एक एम्प्लॉय डाल दिया जिसका नाम वही है जो मैंने वहां पे एंटर किया था और एज वही है जो मैंने एंटर की थी। इसका मतलब है हमारा एक डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। अब आप लोग क्या करें, अब आप लोग इस गेट वाले पॉइंट पे जाए, गेट वाले पॉइंट पे, ठीक है। और गेट में सिंपल ट्राई नहीं आ रहा होगा, एग्जीक्यूट आ रहा होगा, तो एग्जीक्यूट कर दे। एग्जीक्यूट करेंगे और थोड़ा सा नीचे जाकर देखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स में आपका वो वाला डाटा आना शुरू हो गया होगा जो आपने अभी अभी इंसर्ट किया है, ठीक है। आप सब लोग जल्दी से 3-4 डाटा इंसर्ट कर लें। क्या करें, पोस्ट में जाएं, ट्राई इट आउट करें, किसी भी अपने फेलो का नाम डालें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज, और उसके बाद एग्जीक्यूट करें। तो जल्दी से 3-4 पोस्ट की रिक्वेस्ट के थ्रू ये डाटा डाल लें ताकि आपके डेटाबेस में 3-4 एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड चले जाए जल्दी जल्दी से। बेशक फर्स्ट नेम में ए लिखें, सेकंड नेम में बी लिखें, लास्ट नेम में और एज कोई भी लिख के एंटर मार दें। जल्दी से मुझे 3-4 रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी पोस्ट करो, जल्दी जल्दी पोस्ट करो, करती जाओ। नाम भी चेंज कर लेना ना, चेंज भी करो ना, 3-4 बंदों के नाम डाल दो, ऐसी एबीसी करके डाल दो। नीचे देखो 200 कोड आया भी एक नहीं, ठीक है, कोई जाते जा रहे हैं डाटा, ठीक है। चलो मैं सपोज कर रहा हूं कि आप लोगों ने 3-4 एम्प्लॉइज के नाम डाल लिए हैं पोस्ट के थ्रू। अब आप क्या करो कि अब आप गेट पे आओ और गेट पे आके एग्जीक्यूट करो और थोड़ा सा नीचे जाओ तो देखो आपको वो जो जेसन फॉर्मेट में 3-4-5 लोग जिनकी अभी आपने एंट्री की है उनकी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। क्यों कि अभी आपने गेट का फंक्शन कॉल किया है जिसके आगे अगर आप कोई आईडी नहीं देते तो सबके सब एम्प्लॉइज की लिस्ट रिटर्न कर देता है। तो देखो आपको 3-4 बंदों की लिस्ट आई है, हाँ है, दिखाओ। आप देखो कि आपने तो उसमें सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज दी थी, इसके साथ एक चौथा कॉलम भी रखा हुआ है आईडी का जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है। ये हमारी प्राइमरी की थी, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि इसमें से 3 नंबर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सिर्फ हमारे सामने डिस्प्ले हो। अब हम क्या करेंगे कि अब हम पहली वाली थी ऑप्शन गेट की, दूसरी वाली थी पोस्ट की, तीसरी वाली ऑप्शन है ना जिसके अंदर लिखा हुआ था स्लैश एम्प्लॉय भी डला हुआ था, ठीक है। ये वाली थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है गेट और आगे था स्लैश एम्प्लॉय आईडी। तो आप इस वाले यूआरएल को, यानी कि इस वाले को आप खोलें यहां से, और खोलने के बाद वहां पे जो ऑप्शन आ रहा होगा उसमें आईडी के अगेंस्ट
3 दे दें। तो अब देखिए, अब आपके सामने जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें सिर्फ एक रिकॉर्ड होगा जेसन में, जिसके अंदर सिर्फ उस 3 नंबर वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ रहा होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने इस वाले यूआरएल को भी टेस्ट कर लिया। उसके बाद हम चौथी एग्जांपल पे आते हैं, जो कि है पुट की, कि अब आपने ऑलरेडी जो 3 नंबर बना हुआ एम्प्लॉय है ना, उसके अंदर किसी वैल्यू को चेंज करना है। तो जब आप ये पुट वाला खोलेंगे ना, तो ये आपसे आईडी मांगेगा सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और और आराम से स्पीड में मारना। और नीचे थोड़ा सा है तो एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स बना होगा, जिसके अंदर आपने उस वैल्यू को चेंज भी करना होगा। तो ये देखें, आपको ये वैल्यूज भी दे रहा होगा। तो यहां पे आप उन वैल्यू में किसी फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को चेंज करो, फाइट आउट करो दोबारा, फाइट आउट कैंसिल करो, स्पीड में मारो, फाइट आउट करो। ठीक है, नीचे देखो आईडी दे दी है 7। अब यहाँ पे चीजें चेंज करो, इमरान की जगह अली कर दो। यार मैंने कहा भी था कि तीसरे वाले पे जो क्या कर रहे हो, तुमने कर लिया, दिखाओ। आपने पुट वाले केस में आके जब इसको ट्राई आउट किया तो उसने आपसे आईडी मांगी कि आप किस आईडी को चेंज करना चाहते हो, और नीचे जो 3 वैल्यूज थी वो उसने दे दी, इसमें से आप कुछ भी चेंज कर दो, जो ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है उसको चेंज करके कोई और नाम दे दो, और इसको ओके एग्जीक्यूट करोगे तो वो क्या करेगा कि 3 नंबर वाले एम्प्लॉय का डाटा को चेंज कर देगा। जो पहला वाला नाम दिया हुआ था वो चेंज कर देगा, जो आपने नया नाम दिया हुआ है वो उसको अपडेट कर देगा। तो इस तरह से पुट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी डाटा के रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। आखिरी चीज है डिलीट। डिलीट को जब आप टेस्ट करोगे तो वो आपको सिंपल एम्प्लॉय आईडी देगा। एम्प्लॉय आईडी में जो भी आप आईडी दोगे और उसके बाद एग्जीक्यूट का बटन दबाओगे तो वो उस वाले एम्प्लॉय को डिलीट कर देगा। तो आप यहाँ पे 100 दे दो, 100 दे दो और एग्जीक्यूट करो, तो देखो आपको रिटर्न करेगा कि द एम्प्लॉय नॉट एग्जिस्ट, इस तरह का कोई एरर आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, हम अभी डिलीट करना नहीं चाह रहे। ठीक है, और उसको आप कोई वैलिड आईडी दे दोगे, जो आपने ऑलरेडी डाटा डाला हुआ है 1 2 3 4 5, तो उनमें से जब कोई आईडी दोगे तो ये उसको डिलीट कर देगा उस वाले रिकॉर्ड को। तो इस तरह से हमने ये जो चारों पांचों ऑपरेशंस हैं, चारों पांचों यूआरएल है, इनको हमने टेस्ट कर लिया। गेट को ऑल के साथ, पोस्ट को, गेट को सिंगल के साथ, अपडेट को पुट के साथ, और डिलीट को। तो फास्ट एपीआई ने हमें टेस्टिंग की भी ग्राउंड दे दी और डाटा डलवाने की ग्राउंड भी दे दी। अब हम आखिरी काम करके अपने लैब को एंड करते हैं। वो ये है कि जब आप एक्चुअली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होगे तब आप ये फास्ट एपीआई के डॉग खोल के एंट्री तो नहीं करोगे। असल तो मकसद है आपका कि आपका प्रोग्राम्स ऑटोमेटिक एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और एंट्रियां करें। उसके लिए हम पोस्टमैन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये है आपका पोस्टमैन का इंटरफेस। इसमें आपने क्या करना होगा, 3 काम करने। जल्दी से पोस्टमैन खोल लो, ये समझ लो, ये कभी कभी मैं भी भूल जाता हूं। आपने करना यह है कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वहां से सिलेक्ट करना है पोस्ट। अब हम पोस्टमैन के थ्रू एक नया एम्प्लॉय क्रिएट करवाने लगे हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो टाइप है ना, यहाँ पे गेट लिखा आ रहा होता है, यहाँ पे आपने पोस्ट सिलेक्ट करना है। आगे अपना वही यूआरएल देना है, लोकल होस्ट कॉलन 8000/एम्प्लॉय। ठीक है, तो इस यूआरएल पे जब हम पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डाटा ऐड कर देता था। अभी हमने डाटा भी डालना है। डाटा कैसे डालेंगे कि यहाँ नीचे देखो आपके सामने ये पैरामीटर, ऑथराइजेशन, हेडर लिखा हुआ है, तो इसके आगे बॉडी लिखा हुआ है। इस बॉडी पे क्लिक कर दो। थोड़ा सा जो पोस्ट लिखा हुआ है ना, पोस्ट के नीचे एक लाइन आ रही है, उस पर लिखा है पैरम्स, ऑथराइजेशन, हेडर, बॉडी। तो बॉडी पे क्लिक करो। ठीक है, बॉडी पे क्लिक करने के बाद नीचे एक और लाइन खुल जाएगी, उसमें सबसे आखिर में टाइप आ रहा होगा टेक्स्ट। उस टेक्स्ट को सेट करके जेसन कर दो। ठीक है, यहां पे हमने पोस्ट सेट किया, उसके बाद नीचे बॉडी सेलेक्ट किया। बॉडी में जब आओगे तो सबसे एंड में वहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, एक लिस्ट खुलेगी, उसमें से जेसन सेलेक्ट करो। ठीक है, जब ये जेसन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा तो अब आपने जेसन के फॉर्मेट में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज देनी है। ठीक है, अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो ये देखो, मैंने जेसन के फॉर्मेट में फर्स्ट नेम, यानी कि इस तरह से जेसन का सेंटेक्स है, आपने इसी तरह से लिखना है, ये करली ब्रैकेट्स वाली, फिर
फील्ड का नाम, कॉलम का नाम आपने इन्वर्टेड कोमास में दे दिया, और कॉलम आगे टेक्स्ट है तो वो भी इन्वर्टेड कोमास में, फिर कॉलम कोमा दे दिया, उसके बाद लास्ट नेम और एज। तो इस तरह से आप जल्दी से ये वाला टेक्स्ट इसके अंदर लिख लें। फर्स्ट नंबर पे पोस्ट, यूआरएल लिखा, नीचे बॉडी सेट किया, बॉडी में जेसन सेट किया, और देन जेसन के फॉर्मेट में ये वाला डाटा दे दिया। ठीक है, देने के बाद आप लोग जब सेंड का बटन क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे रिस्पॉन्स आएगा कि उसने ये वाला डाटा क्रिएट कर दिया है। देखिए यहां पे स्टेटस लिखा हुआ है 200 ओके। ठीक है, साइज बता रहा है, टाइम बता रहा है कितना टाइम लगा है, और रिस्पॉन्स में वो आपको बता रहा है कैसे ये वाला डाटा एंटर कर दिया है वहां पे। ठीक है, तो यहां हमने पोस्टमैन के थ्रू अपनी एक एंट्री करवा दी यूजिंग दिस यूआरएल। ठीक है, उसके बाद अब मैं देखता हूं कि पोस्टमैन के थ्रू मैं रीड कैसे कर सकता हूं गेट ऑल वाली कमांड। तो मैंने यहां पे गेट सेलेक्ट किया, यूआरएल ये वाला दिया, और सेंड का बटन दबा दिया, तो इसने मुझे जितने भी मेरे पास उस डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे ला के नीचे रिस्पॉन्स में दिखा देगा। ठीक है, गेट के अगेंस्ट मैंने जो यूआरएल दिया उसको सेंड किया, तो उसने मुझे यहाँ रिस्पॉन्स में जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनका रिकॉर्ड उस टेबल में डला हुआ था वो सारे दिखा दिए। इसी तरह अगर मैं यहां पे गेट के साथ कोई स्पेसिफिक आईडी देता हूं तो ये मुझे सिर्फ उस एम्प्लॉय आईडी का डाटा रिटर्न करके देगा। तो हमने वो वाली चीज भी टेस्ट कर ली पोस्टमैन के थ्रू। इसी तरह अगर मैंने अपडेट करवाना है तो अब मैं यहां पे पुट की कमांड दूंगा, यहां से पुट की कमांड सेलेक्ट करूंगा, बाकी बॉडी में जाके जेसन में जाके इसी तरह से जिस आईडी के अगेंस्ट, आईडी मैंने यहां पे लिखी हुई है, ये देखिए यहां पे मैंने आईडी लिखी हुई है, इस 2 नंबर आईडी के अगेंस्ट में जो भी डेटा अपडेट करवाना चाह रहा हूं मैं यहां पे वो वैल्यूज दे दूंगा। तो ऑटोमेटिकली जब मैं इसको सेंड करूंगा तो ये मुझे 200 का कोड रिटर्न करेगा, और अब 2 नंबर आईडी के अगेंस्ट मेरी ये वाली नई वैल्यूज अपडेट हो जाएगी, जो पुरानी वैल्यूज थी वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। अच्छा, इसको मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ। वेरीफाई कैसे करूंगा कि इसके अंदर मैं गेट की रिक्वेस्ट डालूंगा और वहां पे जाके आगे वही 2 नंबर एम्प्लॉय देखूंगा और उसको गेट करवा के देखूंगा कि क्या वो जो अब नई वैल्यूज हैं वो मुझे नजर आ रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से पोस्टमैन के थ्रू मैंने वो जो अपडेट करवाया था पुट की हेडर यूज करते हुए उसको मैंने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया। और एंड में मैं किसी भी एम्प्लॉय को डिलीट करके देखूंगा उसी तरह से यूआरएल में तो एम्प्लॉय आईडी दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो हेडर है वो डिलीट के सेट कर लूंगा, और जब सेंड करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि दिस एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी कि 2 नंबर आईडी है जो भी मैंने ऊपर यहाँ पे आईडी दी है इसके अगेंस्ट जो भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा होगा उसका रिकॉर्ड टेबल में से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसको फिर मैं अगर वेरीफाई करना चाहूं तो मैं जाके गेट के थ्रू स्पेसिफिक एम्प्लॉय के थ्रू भी गेट करके देख सकता हूं, तो वो मुझे कह देगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड। और अगर मैं इसको गेट ऑल करूं तो देखूंगा जो सबकी लिस्ट आ रही है उन एम्प्लॉयज में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अच्छा, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें डेटाबेस को एक्सेस करके, ये तो अभी हमने गेट के फंक्शन के थ्रू, पुट के फंक्शन के थ्रू डेटाबेस को मैनिपुलेट किया है ना। अगर आप चाहें कि ये साथ साथ रन टाइम पे आप देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा फ्री ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है एसक्यूएल लाइट डीबी मैनेजमेंट के लिए, जिसका नाम है एसक्यूएल लाइट स्टूडियो, जो कि इस यूआरएल पे अवेलेबल है। तो अगर आप इस यूआरएल पे जाए और यहाँ पे रिलीजेस में जाए और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें तो ये आपको, और डाउनलोड करने के बाद इसमें जाएं फाइल ओपन में, और ओपन में जाके उसी अपने फोल्डर में जाएं तो वहां पे hrm.db बनी होगी जो इसमें भी आपने सारी एंट्रियां करवाई हैं, उसको आप खोलें तो ये आपको विजुअली भी इस सारी डेटाबेस के अंदर आपको एक्सप्लोरेशन करने की एक अपॉर्चुनिटी दे देगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप पोस्टमैन की उन एपीआई की कॉल्स के थ्रू उसको डाटा को देख ले, चाहे तो आप वहां पे डाटा एंटर करें और यहाँ पे आके डाटा वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी एंट्रियां हुई भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये वैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने इस चीज का असल में डेटाबेस में कहाँ टेबल बन रहे हैं, कहाँ डाटा जा रहा है उसको देखना हो तो आप ये इंश्योर कर सकते हो कि वाकई मेरे इस कोड ने एक्चुअली पीछे डेटाबेस में जाके एंट्रियां भी की हैं और वहां से वो मुझे दिखा भी रहा है। ठीक है, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये वाला जो एक्टिविटी है इसका कुछ कुछ ताल्लुक आपके किसी लैब की असाइनमेंट से होगा आगे आने वाली, तो आप
आपने देखा है कि